कैमरा ऑन करो सब कोई। और मन्नत रीड करो तो रेजोनेंस से। मन्नत। यस सर। हाँ रीड करो रेजोनेंस से। अच्छा। When a body vibrates in a medium आवाज नहीं under आ the रहा, कैमरा ऑन influence करो और of थोड़ा an सा लाउड। external periodic force, एक सेकंड सर। सर अब आवाज आ रही है? आ रहा है। एक्चुअली ये जो ब्लूटूथ वाला हेडफोन है ना सक्सेसफुल नहीं है, इसमें माइक रहता बहुत ऊपर है ना, आवाज नहीं आता। बोलो। When a body vibrates in a medium under the influence of an external periodic force of frequency exactly equal to the natural frequency of vibration of the body, it is said to execute resonant vibrations. These vibrations are of large amplitude. The amplitude at resonance depends on the frictional forces. Thus, resonance is a special case of forced vibrations. When the frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency, the body readily begins to vibrate with an increased amplitude. This phenomenon is known as resonance. The vibrations of large amplitude are called resonant vibrations. हाँ मतलब क्या बताए थे इसमें कि हम लोग नॉर्मली, ऋषि समझना बात को, तुम्हारा रिकॉर्डेड वीडियो हम लेक्चर पहले वाला दे देंगे। नेचुरल वाइब्रेशंस बताए थे जब कोई बॉडी नेचुरली वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है, उसमें उस समय कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, और वो केस वैक्यूम में ही पॉसिबल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वो एक आइडियल केस है। प्रैक्टिकली कोई बॉडी नेचुरल वाइब्रेशन से वाइब्रेट नहीं कर सकती। तो हम लोग पढ़े फिर उसके बाद क्या होता है जब किसी भी बॉडी को तुम वाइब्रेट करा के छोड़ देते हो तो वाइब्रेशन धीरे धीरे उसका सीज होने लगता है। सीज मतलब खत्म होने लगता है, और अल्टीमेटली उसका वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। तो उसको बोलते हैं डैम्ड वाइब्रेशन। वो वाइब्रेट कर रहा है, धीरे धीरे वाइब्रेशन उसका खत्म हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई बॉडी वाइब्रेशन उसका खत्म ना हो, कंटिन्यूस वो बॉडी वाइब्रेट करता रहे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहे, तो आप उस पर जो फोर्स लगा रहे होगे वो फोर्स भी कंटिन्यूस फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार वाइब्रेट करा के छोड़ दिया। तो उस पर हम जो कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहेंगे ना, दैट इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। हमने उस पर फोर्स लगा रखा है, ठीक है, हम उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं। इट इज कॉल्ड, शौर्य क्या बोलते हैं उसको, फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन जिसको हम कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, फोर्स लगाए जा रहे हैं, सब हट गया, रुक जाओ। हाँ ठीक है, तुम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। बोले हम कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो वाइब्रेशन जो फोर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो फोर्स और उस बॉडी का नेचुरल वाइब्रेशन के इक्वल हो जाए, मेरा जो अप्लाइड वाइब्रेशन है और बॉडी का जो खुद का वाइब्रेशन है, अगर वो दोनों वाइब्रेशन मैच कर गया, ठीक है, तो उस केस में बॉडी वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। तो बॉडी में जो वाइब्रेशन होगा ना, अगर वो थोड़ा सा ऐसे से हो रहा था, जैसे 2+2 4 होता है, ठीक है, तो वहां पे 2+2 4 नहीं होके 16 हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत लार्ज। ऐसा नहीं कि नेचुरल वाइब्रेशन का अगर एम्पलीट्यूड 2 है और फोर्स वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर 3 है, सॉरी 2 ही रहेगा, तो 2+2 4 होना चाहिए था ना, डबल हो सकता था एम्पलीट्यूड, नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो बॉडी बहुत लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। जब कोई बॉडी बहुत लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस, है ना। ऋषि कैमरा ऑन करो, क्या हो रखा है तुमको। सपोज अ बॉडी इज सेट टू वाइब्रेट freely and it vibrates with a frequency f. It is the natural frequency of vibration of the body
Now let a periodic force of frequency n be applied on the vibrating body. If n is equals to f, ठीक है, resonance takes place and the body starts getting energy from the source of the applied periodic force. Periodic force मतलब हम जो force लगा रहे हैं वो क्या है? ऐसा नहीं कि हमने लगा के छोड़ दिया, हम कंटिन्यूस उस पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद फोर्स लग रहा है. सो इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड इन केस n इज ग्रेटर और लेस देन f. ठीक है, हमारा जो अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी है और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वो थोड़ा सा भी फर्क हो गया तो रेजोनेंस नहीं होगा. ठीक है, there will be no resonance and the body will execute only force vibration of small amplitude. ठीक है, हम जितना लगा रहे उतने पे ही वो वाइब्रेट करेगा. लेकिन अगर दोनों का मैच कर गया, ठीक है, अगर दोनों का पैटर्न मैच कर गया तो उस केस में बहुत ज्यादा लार्ज साउंड हर्ड होता है. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर. ओके, आई एम बैक. ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर जो तुम्हारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, और जो बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों को मैच कराना है. अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो बॉडी वाइब्रेट करता है विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड. आपसे रेजोनेंस का डेफिनेशन पूछेगा ना सॉरी, तो यही लिखोगे कि हमारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए, सेम हो जाए, तो बॉडी वाइब्रेट करेगा विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड. ठीक है, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड. हाँ, तो कंडीशन. हाँ, पर बोलो. सर ये जो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो ये एक बार में हो जाएगा कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको मैच कराने में? नहीं, मैच कराने में टाइम नहीं. हम बोले कि मैच कराने वाला भी एग्जांपल हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, पहले ये समझो कि अगर मैच कर गया तो बॉडी का जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत लार्जर होगा, ये बोल रहे हैं. ठीक है, हाँ. अब रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? रेजोनेंस तब होगा जब अप्लाइड फोर्स causes force vibration in the body and the frequency of the applied force is exactly equal to the natural frequency. उस बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा ना, फोर्स लगाने का भी एक फ्रीक्वेंसी होगा ना, कि एक सेकंड में कितना बार फोर्स लग रहा है, दैट इज वो फ्रीक्वेंसी और बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया तो बॉडी वाइब्रेट करेगा विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड. उसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं. रेजोनेंस. ठीक है. यस सर. हाँ, कभी देखे हो होता है माइक वगैरह में स्पेशली टू अजीब सा आवाज आने लगता है, होता है ना? हाँ. वो रेजोनेंस ही होता है, आई थिंक सो. ठीक है, एक बार उसको क्लियर आउट कर लेना. वो रेजोनेंस ही होता है, वो जो उस तरह से साउंड आने लगता है ना, वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है. तो देखना उस समय लोग वॉल्यूम को चेंज करता है, थोड़ा आगे पीछे करता है वॉल्यूम को. ठीक है, तो वॉल्यूम तो कम कर, वो माइक डिफरेंट माइक ऑन रहता है ना वहां पर. तो वहां पर वो सब माइक्स का अपना साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो सब वो मैच कर जाता है, इसलिए वो फिर रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है. और स्पेशली देखो अपर, तुम एक्सपीरियंस किया होगा जब हम लोग प्रैक्टिस कराते थे, हम लोग जब उसको स्टेज पे रखते थे तब वो ऐसा आवाज. एकदम. हाँ, तो क्यों होता था? वो एक्चुअली जमीन है तो उसमें भी अपना वाइब्रेशंस होता है, उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, तो वो मैच कर जाता है, इसलिए वो रेजोनेंस क्रिएट करता था. वो धीरे से एकदम महीन आवाज शुरू होगा और वो बहुत लार्ज बनने लगता है धीरे धीरे. हाँ. At resonance, a loud sound is heard because the body vibrates with a larger amplitude, sends forth a large amount of energy in the medium. ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा एनर्जी सराउंड में देगा ना. ठीक है, अब है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस.
तुम लोग फिर धीरे धीरे कैमरा, ऋषि का तो समझ रहे, अक्षय तुम कैमरा ऑन रखो तो अपना सेटअप हो गया तुम्हारा, तो मानना तुम भी ऑन करो, ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा क्लास, एक तो हम लोग देख नहीं पाते एक दूसरे को। देखो लिखा है माउंट टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोक, दिख रहा है फोक 7.8 फिगर बुक में, अक्षय दिख रहा है? हाँ, एक देखो, एक ए है और एक फोक बी है, और आइडेंटिकल का मतलब क्या, दे आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब जो होता है ना ट्यूनिंग फोक, हर ट्यूनिंग फोक का अपना अपना अलग अलग वाइब्रेशन होता है, किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा का होता है, किसी का फ्रीक्वेंसी कम होता है, कोई ज्यादा ऑसिलेट करता होगा, कोई कम ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो A and B of same frequency on two separate sound box, देखो दोनों को साउंड बॉक्स पे रखा है। जैसे गिटार दिखाए थे, तो गिटार में क्या साउंड डायरेक्ट स्ट्रिंग से आ रहा था तुम तक, नहीं, उसके अंदर एक साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स मतलब हॉलो बॉक्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एयर होता है, खुला है तो हवा होगा, हवा में वाइब्रेशन जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो ना कि नीचे में साउंड बॉक्स रखा हुआ है और उसके ऊपर ट्यूनिंग फोक रखा हुआ है, माउंट किया हुआ है। माउंट मतलब कंप्लीटली फिक्स, ऐसा नहीं कि हाथ मारे गिर गया, माउंटिंग किया हुआ है, ठीक है। वेल्डिंग कर दिया है। ए वेल्डिंग करेगा रे प्लास्टिक पे, कहने का मतलब माउंट कर, जैसे कैसे कैमरा को कैसे उसके स्टैंड पे माउंट कर देते हो, तो वेल्डिंग कर देते हो कैमरा को माइक पे के स्टैंड पे फिक्स कर देते, खराब करेगा ये कैमरा, स्क्रू कर देते या टाइट कर देते, जो भी कर देते, माउंट किया हुआ है। तो अच्छा, दोनों साउंड बॉक्स का देख रहे हो, जो ओपन एंड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे की तरफ है, Yes, sir. फेस सेम है दोनों का। कर क्या रहा है, when the prong मतलब ऊपर वाला of one of the tuning forks say A is stuck on a rubber pad, किसी एक को ना रबर पैड पे स्टक कराओ, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और फिर उसको उठा के साउंड बॉक्स पे रख दो। यहाँ पे एक को साउंड बॉक्स पे रख दिया, नॉर्मली रख दिया, तुम उसको माउंट समझो या जो समझो, रख दिया मतलब माउंट हो गया, फिक्स कर दिया। we find that the other tuning fork B also starts vibrating and a loud sound is heard, ठीक है। क्या हुआ, रीजन देखो, सबसे पहले समझो किए क्या है, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, हमने उसको रबर पैड, जैसे मेरे पास हाथ में पेन है ना, हमने इसको किसी चीज पे स्ट्राइक किया तो ये वाइब्रेट करने लगा, झंझनाने लगा, और इसको वाइब्रेट करता हुआ को इसको हमने एक साउंड बॉक्स पे रख दिया, ठीक है। तो साउंड बॉक्स पे रखेंगे तो वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा ना साउंड बॉक्स से, तो ये साउंड आगे प्रोपेगेट करेगा, सामने वाला साउंड बॉक्स में साउंड जाएगा, उसका एयर कॉलम वाइब्रेट करेगा। चलो ठीक है, अब हम रीजन पढ़ते हैं। तो लिख रहा है द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ए प्रोड्यूसेस फोर्स वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम ऑफ इट साउंड बॉक्स, ऑब्वियसली हमने उसको हिट किया ना, तो वाइब्रेशन में आ गया ना ट्यूनिंग फोक, तो ट्यूनिंग फोक जब वाइब्रेशन में आया तो एयर कॉलम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। ठीक है। तो these vibrations are of large amplitude because of large surface area of air in the sound box, अब ये साउंड बॉक्स का एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। They are communicated to the sound box of the folk B, अब वो, हाँ एक मिनट अपूर्व, अब वही वाइब्रेशंस दूसरे बॉक्स में चला गया, बोलो अपूर्व बोलो। सर एक बार रिकैप कर देते, 2 मिनट का डिस्कनेक्ट हो गए थे। 2 मिनट का कहाँ से छूटा, क्या अक्षय? वही जो माउंट करने के बाद हम बोले कि हमारे पास जो ट्यूनिंग फोक है ए, उसको आप किसी रबर पैड पे स्टक करोगे, तो वाइब्रेट करने लगेगा, फिर उसको उठा करके हमने एक साउंड बॉक्स पे रख दिया, ठीक है। फिर वो साउंड बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें लार्जर स्पेस है तो ज्यादा एयर कॉलम है तो ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसका लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, मतलब लाउड साउंड, ठीक है। अच्छा, अब उसी से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वो आगे प्रोपेगेट करके साउंड बॉक्स बी में जाएगा,
They are communicated to the sound उसको box of कनेक्ट कर folk दिया, क्या? ए और बी को कनेक्ट कर दिया है, साउंड बॉक्स ए साउंड बॉक्स बी। नहीं, जैसे है वैसे। कम्युनिकेट बोला हमने, कनेक्ट नहीं बोला। कम्युनिकेट मतलब आगे जा रहा है। हम तुमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब हम तुमसे कनेक्टेड है। हटा नहीं दी। ठीक है। अब ठीक है, वाइब्रेशन एक से दूसरे में गया। सिंस द, हाँ अरे हाँ ना, चुप, पढ़ा रहे। सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशन इज द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेशन हो रहा है, वो सेम है बी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही था और उस पर जो फोर्स वाइब्रेशन आया वो भी वही है। मैच करेगा ना? समझ पा रहे हो ना? हम क्या बोले थे? हाँ, एक मिनट सुनो। दोनों ट्यूनिंग फोक का नेचुरल वाइब्रेशन सेम है ना? सेम फ्रीक्वेंसी का हमने ट्यूनिंग फोक लिया था ना? हाँ हमने ट्यूनिंग फोक सेम फ्रीक्वेंसी का लिया। हाँ आइडेंटिकल। हाँ, तो दोनों का नेचुरल वाइब्रेशन तो सेम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो सेम है। अब हमने ए को वाइब्रेट करा के रख दिया। ठीक है, तो ए को वाइब्रेट करा के जब तुमने रखा साउंड बॉक्स पे, तो साउंड बॉक्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा ना। जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन है उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। फिर वही साउंड जो जा रहा है दूसरे साउंड बॉक्स में, तो फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर। फ्रीक्वेंसी तो सेम है उसी फोर्स का, तो उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा ट्यूनिंग फोक बी भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ट्यूनिंग फोक बी का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और फोर्स वाइब्रेशन जो उस पे लग रहा है उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है। ट्यूनिंग फोक ए, ट्यूनिंग फोक बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ट्यूनिंग फोक बी पे लगने वाला ट्यूनिंग फोक बी पे लगने वाला फोर्स का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है ना? तो जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो क्या है, the folk bee picks up these vibration and starts vibrating under resonance. Thus the two sound box helps in communicating the vibration and in increasing the amplitude of vibration. तो तुम देखोगे कि यहाँ पर वाइब्रेशन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या क्रिएट किया, रेजोनेंस क्रिएट किया। दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करा दिए क्योंकि हमने दोनों को। अच्छा, क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ट्यूनिंग फोक अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लेते तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होता? नहीं होता। हो सकता था। कैसे? तो कभी ना कभी अगर मैच करता तो। इलॉजिकल एकदम। मतलब तुमको ना, एक तो आदमी होता है, उसको 10 लोग में से 9 लोग जो बोलेगा ना, वो अकेला आदमी उसको सबके अगेंस्ट बोलना होता है। हमारा पूर्व वही एक अकेला आदमी है। बोलो क्या बोला? सुनिए ना पहले एक चीज, जैसे कि हम लोग का ट्यूनिंग फॉर्क में हम लोग फोर्स वाइब्रेशंस किए तो साउंड बॉक्स में गया, फिर उसका ट्यूनिंग फॉर्क बी में गया, तो फिर ये कैसे हो जाएगा कि ट्यूनिंग फॉर्क बी का नेचुरल वाइब्रेशन मैच कर जाएगा फोर्स वाइब्रेशन में? अच्छा, तुम ये समझना चाह रहे हो कि ट्यूनिंग फोक बी पहले से वाइब्रेट नहीं कर रहा था, ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, ये तो हमको पता है, पहले से वाइब्रेट नहीं कर रहा था। हाँ। ट्यूनिंग फॉर्क बी का नेचुरल वाइब्रेशन और जो फोर्स वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क ए से आ रहा है, हाँ। वो सेम कैसे होगा? तुमने ए को हिट किया था ना रबड़ पैड पर, फोक ए को। हाँ ठीक है, तो वो वाइब्रेट करना शुरू किया था ना। हाँ, तो जब वो ए वाइब्रेट करेगा तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ना वाइब्रेट करेगा। कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ना वाइब्रेट करेगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा रहा है। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाओगे तो फोर्स वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसका फ्रीक्वेंसी तो वही रहता है ना। तुम फोर्स ज्यादा लगा, तुम ये कहना चाह रहा है ना बच्चा कि तुम फोर्स बहुत ज्यादा लगा देगा तब मैच। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हो तुम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में कंफ्यूज हो रहे हो। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। हाँ, तुम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में कंफ्यूज हो रहे हो कि हम ज्यादा फोर्स लगा के ज्यादा फ्रीक्वेंसी तैयार कर देंगे। जी नहीं, आप ज्यादा फोर्स लगा के या कम फोर्स लगा के आप कम एम्पलीट्यूड क्रिएट कर सकते हो।
उसका वाइब्रेशंस का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ गया। समझ गए ना? हाँ, यही कंफ्यूजन पहले से ही था हमको। हाँ, तो कहने का मतलब जब तुम ज्यादा फोर्स से उसको रबर पैड पे स्टक करोगे तुम एकदम तोड़ ही देना, एकदम बस तोड़ने से थोड़ा सा कम छोड़ देना, इतना जोर से मारना, तो वो ज्यादा ठीक है। सुनो मेरा बात, ज्यादा एम्पलीट्यूड तक वाइब्रेट करेगा। मतलब ये मेरे को देख पा रहे हो ना, मेरे नाक पे फिंगर है, मेरा नाक मीन पोजीशन, हाँ, ठीक है? तो ये अगर तुम ज्यादा जोर से स्टक करोगे तो हो सकता है ये मेरे कान तक जाए और इधर फिर कान तक जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन अगर कम फोर्स से हिट करोगे तो इधर आंख तक जाएगा, इधर तक जाएगा। ऐसे एग्जाम में मत लिखाना आंख तक नाक तक, समझा रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ तक आया, यहाँ हाँ, तक आया। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ जाए, इस तरह से फ्रीक्वेंसी इस तरह से वाइब्रेट करे या इस इतने पे ही वाइब्रेट करे, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितना साइकिल रिपीट कर रहा है वो वही रहेगा। समझ पा रहे हो सबको ही? अच्छा, हाँ। हाँ, चलो अच्छा है, हाँ, तुम हाँ, पूछा तो समझ गया। बाकी लोग को भी क्लियर जरूर हुआ होगा। क्या सॉरी, हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब तुम जोर से स्टक करो, धीरे से स्टक करो, फोर्स डिसाइड्स द एम्पलीट्यूड, इट डजंट डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही है जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो फोक हमारा ए वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके थ्रू निकलता हुआ साउंड का फ्रीक्वेंसी भी वही होगा, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसा, ठीक है? अब ये इसका सोर्स का साउंड, फोक ए का साउंड बॉक्स का जो सोर्स का साउंड है वो फोक बी के लिए फोर्स वाइब्रेशन का काम कर रहा है, और बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी वही है जो ए का है, उस पर लगने वाला फोर्स वाइब्रेशन भी सेम है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट कि फोक बी रेजोनेंस। रेजोनेट क्रिएट करेगा, रेजोनेंस होगा और तुमको लाउड साउंड हर्ड होगा। लेट्स कम टू एग्जांपल 2, एक्सपेरिमेंट 2। तुम 4 पेंडुलम लो, ए बी सी डी, उसको सस्पेंड करा दो एक इलास्टिक सपोर्ट से, एक टाइट स्ट्रेस्ड रबर स्ट्रिंग PQ, जहां पर पेंडुलम ए और बी सेम लेंथ का है। सेम लेंथ का है मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे ना, F इक्वल्स टू क्या था, F इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट G अपॉन L ना, इफ यू रिमेम्बर। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लेंथ उतना कम एम्पलीट्यूड। होगा। अच्छा प्लीज एम्पलीट्यूड पे नहीं जाओ, हम फ्रीक्वेंसी के पढ़ा रहे हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलो ऋषि। बोले थे क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर स्ट्रिंग ए और ये जो है ना पेंडुलम ए और पेंडुलम बी का लेंथ सेम है, लंबाई सेम, 2 पाई तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, जी तो दोनों के लिए सेम ही होगा, लेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ठीक है? सो देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम, उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। D is a pendulum which is longer than A and B। देखो फिगर पे आ जाओ, दिख रहा है ना, D A और B से छोटा है, बड़ा है, और C दोनों से छोटा है। अक्षय कैमरा ऑन। So its natural frequency is higher than that of A or B. Thus the two unequal ones C and D are being suspended on either side of the pendulum B। दिख रहा है ना, पेंडुलम B के एक इस साइड है तो एक दूसरा इस साइड है, एक C लेफ्ट है तो D राइट है। पेंडुलम A is set in vibration by displacing its bob to one side। अब क्या है, ये पेंडुलम A है, देखो मेरा पेन, ठीक है? तो कैसे इसको मोशन वाइब्रेशन में लाओगे, इसको ऐसे उठा के यहाँ ले आना और यहाँ से छोड़ देना, समझ रहे हो ना? ऐसे ला के इसको छोड़ देना तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो शौर्य? तो अपने स्प्रिंग को हैंग करके ऐसे एक साइड लाके छोड़ो, अरे बगले में रखती है हमेशा, हाँ एक साइड लाके छोड़ो ऐसे, हाँ हाँ एकदम, देखो ऐसे, जबरदस्त, ठीक है? आज यही करेंगे हम लोग क्लास में। ये स्प्रिंग है कि चूड़ी है? सर स्प्रिंग है। अच्छा चूड़ी। ठीक है। चूड़ी पे ऐसे लग रहा था। हमको लगा कोई ब्रेसलेट वगैरह होगा हाथ में पहनने का। नहीं स्प्रिंग है। हाँ वही है, वही है।
ब्रेसलेट है? ब्रेसलेट नहीं है, नहीं, चलो अच्छा ठीक। ठीक ठीक। टूट गया सादा यहाँ। अरे राम, ये ब्रेसलेट का काम करेगा शौर्या? हाथ में अटता नहीं है। अच्छा देखो, ऑब्जर्वेशन, तो हमने ए को वाइब्रेशन पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। Pendulum B also starts vibrating initially with a small amplitude and ultimately it acquires the same amplitude as pendulum A initially had. क्या बोला हमने? A को वाइब्रेशन में लाया। देखो पहले तो ये समझो कि वाइब्रेशन ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। तो जिस सपोर्ट से सस्पेंडेड है ना, ऊपर वाला सपोर्ट स्ट्रिंग PQ, तो जब A को वाइब्रेशन में लाओगे तो A वाइब्रेट करेगा ना, तो PQ भी तो हिलेगा, तार जिससे वो लटक रहा है ना। तो PQ जो है ना वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो जो हमारा पेंडुलम B है उसका भी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है ना, A के जैसा है ना। मन्नत गिव योर रिस्पॉन्स, है ना? ठीक है, तो बोल रहा है कि पेंडुलम B तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो भी धीरे धीरे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। पेंडुलम B जो है ना वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा और अल्टीमेटली वो वाइब्रेट करते करते A के जैसा एक्वायर कर लेगा, ठीक है। और जब B का वाइब्रेशन मैक्स, क्यों हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि A का वाइब्रेशन हो रहा है और B धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। पिकअप समझ रहे हो ना, उसके जैसा एम्पलीट्यूड वो भी गेन कर रहा है। तो जब B का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना, एम्पलीट्यूड मतलब ऋषि अपने मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होने लगा। तो जब B सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होने लगेगा तो A सबसे कम डिस्प्लेस होगा। ये क्या कंक्लूड कर रहा है कि A ने अपना एनर्जी B को ट्रांसफर कर दिया। Thereafter, the amplitude of B decrease and that of A increase. अब देखोगे कि एम्पलीट्यूड B का डिक्रीज करने लगा, वो धीरे धीरे स्लो होने लगा, और A का धीरे धीरे पिकअप करने लगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। एनर्जी का लॉस नहीं? एनर्जी का लॉस तो होगा, उसको नेग्लेक्ट करो फिलहाल। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द वाइब्रेशन। ऐसा कंटिन्यू क्यों होता है? रुक जा, बता रहे हैं सब कुछ। कंटिन्यू मतलब कि चलेगा। द वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम B आर इन, नहीं पढ़ाने देगा? क्यों? बता रहे हैं ना अभी। तुम देख रहे हो कि हम ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आएंगे तो क्यों का जवाब मिल जाएगा। एक मिनट, एक्चुअली हम बोल रहे हैं आपको लेट पता नहीं क्यों जा रहा है। देखो कह रहा है ना कि वाइब्रेशन जो B का है, फेज समझते हो? फेज मतलब, फेज का मतलब देखो, जैसे मानो कि दो झूला है, ठीक है। एक पे मन्नत है, एक पे शौर्य है, ठीक है। अभी दोनों झूला झूलती है, तो दोनों ऐसे हो सकता है, ऐसे से झूले, समझ रहे हो? या फिर हो सकता है ऐसे झूले, समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब सेम फेज मतलब अगर दोनों मीन पर है, ठीक है, तो दोनों साथ जा रही है, फिर साथ ऐसे आ रही है, समझ रहे हो? सेम फेज होता है, इसको बोलते हैं सेम फेज। तो लिखा है द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम B आर इन फेज विथ दोज ऑफ A, दे रीच देयर एक्सट्रीम पोजीशन ऑन ईदर साइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे और ऐसे ही, कहने का मतलब अगर एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो दोनों एक्सट्रीम पे जाएगा। ऐसा नहीं कि शौर्य मीन पर आ रही है तो ये मन्नत, शौर्य मीन पे आ रही है और ये मन्नत एक्सट्रीम पे जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर दोनों एक्सट्रीम पे जा रहे हो तो दोनों एक्सट्रीम पे ही जाओगे, दोनों मीन पे आ रहे हो तो दोनों मीन पे। द पेंडुलम C and D also vibrate, but each of them vibrate with a very small amplitude. C और D भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा और बहुत स्मॉल होगा। अच्छा अपूर्व, ये बताओ कि B का लार्ज क्यों था? क्योंकि यहाँ पर पिकअप कर रहा है A से। हाँ, क्योंकि दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो यहाँ पर वाइब्रेशन एक दूसरे का ट्रांसफर हो रहा है। देखो एग्जाम एक्सप्लेनेशन पे आओ। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हुआ। हाँ हो रहा होगा, देखो पढ़ो। रेजोनेंस का ही सारा एक्सपेरिमेंट है, तो ऑब्वियसली हो रहा है। कह रहा है द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन पेंडुलम A आर कम्युनिकेटेड एज फोर्स वाइब्रेशन टू द अदर पेंडुलम्स B, C, D। जो भी हमने A में वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया
वो वाइब्रेशन बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है और डी में भी जा रहा है, ठीक है। और किसके थ्रू जा रहा है? हमारा रबर स्ट्रिंग PQ के थ्रू जा रहा है। अब कह रहा है द पेंडुलम C एंड D रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, मतलब वो एक बेसिकली बस एक फोर्स वाइब्रेशन की तरह काम कर रहा है। C और D में वाइब्रेशंस आया तो वाइब्रेट कर रहा है अपना हल्का फुल्का, समझ रहे हैं ना। लेकिन while the pendulum B comes in the state of resonance, क्यों? क्योंकि B का लेंथ सेम है ना, B का जितना A का लेंथ है तो दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अप्लाइड फोर्स का फ्रीक्वेंसी और B पेंडुलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो दोनों क्या हो जाए, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ, so B comes in the state of, because of the natural frequency of the pendulum B is equals to that of A being of the same length, and therefore there is an exchange of energy between the pendulum A and B. यहाँ पर A से B में energy exchange हो रहा है। When the amplitude of pendulum B increases, the amplitude of pendulum A decreases. क्यों? क्योंकि energy इसका इसमें आ गया। सर हाँ, तो सर हम पेंडुलम लोग का B, वो ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल है वहां पे तो, पेंडुलम अच्छा B, पहले बता दीजिए फिर हम क्लास को पूछेंगे। pendulum B therefore vibrates with the frequency of pendulum A and it remains in phase with pendulum A. हाँ बोलो, पढ़ा लिए। हम समझ रहे तुम्हारा बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ट्यूनिंग फॉर्क वाला जो एग्जांपल है उसमें हम लोग का एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो दोनों ही अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पकड़ लेगा। यहाँ वाले में ना तो तुम्हारा यहाँ पे तो एनर्जी एक्सचेंज दोनों हो। बॉक्स कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो एनर्जी फोर्स वाइब्रेशन का काम किया था, और हमारा ट्यूनिंग फोक बी भी वाइब्रेट करने लगा था और वो रेजोनेट क्रिएट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर दोनों सेम स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, तो क्या बोल रहा है कि एक का एम्पलीट्यूड हाई होगा तो दूसरे का एम्पलीट्यूड लो हो जाएगा। वैसे इसको हम एक बार देखेंगे, तुम भी देखना, एक बार YouTube पे सर्च करना ना, इसका एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन अगर होगा तो, ठीक है, तो शायद वहां पर एक्सप्लेन करेगा। चलो थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आओ। थर्ड में देख रहे हो कि हमारे पास एक ट्यूब A है और एक सिलेंडर B है, देख रहा है, मतलब दोनों सिलेंडर ही है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है और एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, A और B। अब बेसिकली तुम देखो, यहाँ पर ना तुमको दिख रहा होगा दो स्टैंड लगा हुआ, ठीक है, और दोनों सिलेंडर हमारा पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, और तुम दोनों सिलेंडर में देख सकते हो कि ऊपर में एयर कॉलम का फ्री स्पेस है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक अरेंजमेंट तैयार करो जिसमें एक सिलेंड्रिकल ट्यूब A है, एक सिलेंड्रिकल वेसल B है। ट्यूब A को हमने फिक्स कर दिया, वाइल वेसल B को हम धीरे धीरे मूव कराएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। लूज टाइट करने का वहां पर क्लैंप दे रखा है, उसको लूज टाइट करके तुम अपना डिजायर्ड पोजीशन, डिजायर्ड मतलब अपना मनचाहा पोजीशन, तो मनचाहा पोजीशन तुम ऐसा दोगे ताकि उस पॉइंट पर रेजोनेंस हो, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोजीशन पे रखें? पहले देखो कि दोनों ट्यूब को हमने एक रबड़ पाइप से कनेक्ट कर रखा है, दोनों में पार्शली वाटर फिल्ड है, पूरा फुल नहीं भर दिए, पार्शली है थोड़ा नहीं है। और जो हमारा वेसल बी है वो एक रिजर्वर का काम कर रहा है, ठीक है, और जो ट्यूब ए है वो एक क्लोज एंड एयर पाइप, द ट्यूब ए सर्व्स एज अ क्लोज एंड एयर पाइप विथ वाटर surface in it forming the closed end, that is a reflecting surface. Thus, an air column is formed in the tube A between the water surface and its mouth, ठीक है।
नॉर्मली है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधा ये जानो कि 2 ट्यूब है, इतना समझ में आ रहा है ना, और दोनों में एयर कॉलम है, ठीक है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये भी पढ़े हो ना, हम बताए थे ना कि फ्रीक्वेंसी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये भी था पीछे कहीं ना कहीं था एयर कॉलम के साथ, वो हम बताए होंगे तुमको पाइप में, वो फ्लूट में बताए होंगे। तो फ्लूट हो चाहे ये वाला वेसल हो, इसमें भी एयर कॉलम फ्री स्पेस है। अच्छा, अगर तुम ये जो वेसल बी है ना, इसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे, तो तुम लोग पढ़े हो ना बेसिकली वर्क पर एनर्जी में एक नाम का चीज होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है। तो जब बी का, हाँ तो बी का पोजीशन को जब ऊपर नीचे करोगे ना, बी वेसल को, तो उसमें जो पानी है उसका हाइट चेंज होगा ना, पानी लिक्विड जो भी है, तो उसमें जो पाया गया पोटेंशियल एनर्जी वो भी चेंज करेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों वेसल जब आपस में कनेक्टेड है तो दोनों अपना पोटेंशियल एनर्जी को सेम रखना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे ही तुम वेसल बी को ऊपर नीचे करोगे, क्या सेम क्यों रखना चाहेगा? सेम एनर्जी ना, सेम, जब ऐसा पढ़े होगे ना, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, फिर पाइप से कनेक्टेड है तो सेम एनर्जी होगा ना। लेवल है ना, यहाँ पे एनर्जी, हाँ तो लेवल है, यहाँ तो एनर्जी बोल रहे थे। क्या लेवल है, हाँ मतलब वही, उसी की वजह से ना वो एच चेंज हो रहा है तो एनर्जी चेंज हो रहा है ना, पर लेवल तो है, तो तुम्हारे सेंस में ठीक ही है, गलत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली एनर्जी सेम हो रहा है ना।